3 मई की बात है, मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे बच्चे लोग को मैं देख नहीं पा रही थी भूख के कारण। मेरे को लगा कि अब मैं अपने बच्चे को खुद ट्रेन में डालूंगी और मैं खुद मर जाऊंगी। कहते हैं सबका माँ बाप होता है, बहुत बड़ा समाज परिवार, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। मुट्ठी बांध ली कि आज के बाद जीना है तो समाज के लिए और मरना भी है मेरे को तो समाज के लिए। ये मेरा परिवार या मैं कुछ नहीं हूँ। खुद पर विश्वास, हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना हिम्मत से और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे जुनून के साथ बढ़ना, ये सब बातें सुनने और पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सभी बातों को असल ज़िंदगी में जीने का अनुभव बिल्कुल अलग है। और ये कर दिखाया है हमारी आज की गेस्ट ने, फूलबासन बाई ने। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। जब आपसे फ़ोन पे बात की, कई बार बात हुई है अपनी फ़ोन पर, जी। तो जब आपसे बात करते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि आपकी आवाज़ बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ भरी हुई है और अब आपकी जो उपलब्धियां हैं उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत कुछ हासिल किया है आपने, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? परिस्थिति जीना सिखा देती है शायद। मेरा जो परिस्थिति सबसे पहले है अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं, दूसरा गरीबी, समाज की एक बेटी होने के कारण ताना, ये सब चीज़ यहाँ तक पहुँचाए मेरे को। कैसा बचपन रहा आपका? मेरा बचपन 7 साल से, मैं जब से होश संभाली तो सबसे पहले मैं वो देखी गरीबी। मेरे घर में हम 5 बहन 2 भाई थे और मेरे माँ बाप थे। छोटा सा एक झोपड़ी था, उस होटल में हम लोग चाय हमारे पिताजी बनाते थे, उसको मैं कब बसी धोती थी, बेचते थे। हम लोग लकड़ी बीनने जाते थे जंगल में। पहाड़ी है, जंगल, दूर जंगल, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। तो हमारे माँ बाप हमको कपड़ा भी नहीं पहना पाते थे। एक साड़ी को 2 टुकड़ा करके मेरी माँ पहनाती थी हम लोग को, और साथ में हमको 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। जब खाना मांगते थे, रात होता था, माँ भूख लग रही है तो माँ यही बोलती थी कि बेटा सो जा, कल सुबह गरम गरम बनाएंगे। सुबह होता, बोलते थे माँ भूख लग रहा है, नहीं शाम को बनाएंगे। ऐसे करते करते हमारा जीवन बीता है। जैसे हम लोग घर के बाजू में, घर में बहुत अच्छा और परिवार रहते हैं, उनके यहाँ खाना बनता था, दाल भात सब्जी बनता था, देखते थे, बाजू में ही बैठते थे कि कम से कम हमको कोई थोड़ा सा इतना सा दे दे। भूख के कारण कई दिन ऐसे हुआ, रात में हम लोग पेट दबा दबा के सोते थे। भूख के कारण पेट दबा दबा के सोना पड़ता था। माँ पिताजी नहीं ला पाते, बहुत दूर तक घूमती थी, लकड़ी लेके घर घर जाती थी, लेकिन नहीं मिलता था। तो आखिर में आके वो स्वयं बाजू में बैठ के रोने लग जाती थी मेरी माँ, मेरे पिताजी। एक दिन मेरे को लगा स्कूल में कब्बसित होते धोते बच्चे लोग बढ़िया स्कूल जा रहे थे, ड्रेस पहने थे, एक कलर का मोजा जूता लगा के, बस्तर लगा के जा रहे थे। हम उसी समय हमारे होटल में ड्राइवर कंडक्टर और गुरुजी चाय पीने के लिए आए। उनके जेब में पेन देखी, और पेन जैसे देखी, और उनके पास पैसा भी बहुत सारा था जेब में। उस समय मेरे को लगा कि पेन वो ताकत है जो जिंदगी में बहुत कुछ पैसा कमा सकता है। वो उस समय मैं ये सोची थी कि मेरे को बहुत पढ़ना लिखना है और मेरे भाई बहन के लिए चावल कमाना है, पैसा कमाना नहीं है। चावल लाऊंगी, रोटी लाऊंगी, सब्जी लाऊंगी, मैं अपने भाई बहन को कमा के दूंगी। खाना ही दिखता था उस वक्त ही, मेरे कुछ नहीं दिखता था, खाना ही दिखता था। आपने किस्सा बताया था कि आप जब बच्चे जो पन्ने फाड़ करके फेंक दिया करते थे, आप उससे कॉपी बनाती थी। जी, मैं ऐसे करते करते मेरे 3 महीना बीत गया और आखिर में ना स्कूल में घुसने ही नहीं दे रहे थे। तो मैं ना स्कूल के आजू बाजू के जितने भी पन्ना पड़ा रहता था उसको उठा के सुई में सील के काफ़ी बना के अपने होटल के पीछे में, बच्चे लोग स्कूल में चिल्ला चिल्ला पढ़ते थे, मैं अपने होटल के बाजू में ही पीछे में से झुल झुल के पढ़ती थी। उसको सुन के उनको सुन के उन लोग जैसे जैसे चिल्लाते थे मैं भी वहीं से चिल्लाती थी। तो मेरे माँ बाबूजी मेरे चिल्लाते थे कि तू यहाँ बैठ के कब बसित होती नहीं है, लकड़ी बीनने नहीं जाती, जंगल नहीं जाती, और ये यहाँ पढ़ रही है, ऐसे करके उन लोग भी डांटते थे। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ।
मेरे पिताजी मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेटा हम गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ने का नाम मत ले, हम लोग बहुत गरीब है, हमारा काम है लकड़ी बिनना, गाय बकरी चराना। फिर भी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। मेरे पिताजी इतना समझा रहे थे, तू पढ़ मत, पढ़ने का नाम मत ले बेटा, हम चाय पानी बेच के कुछ भी करके हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, बड़े लोग पढ़ते लिखते हैं। फिर मेरे पिताजी नहीं माने ना, मैं अपने माँ के पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरी माँ वहीं पे चूल्हे के पास बैठी थी। मेरी माँ भी बोलती है कि तू पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकेगी, ससुराल जाएगी, तू बेटी है, पर घर की धन है, पराया धन है, तू क्या करेगी पढ़ के। उस समय मेरे को इतना करेंट की तरह लगा कि ज़िंदगी में कि एक माँ बाप क्यों ऐसे समझते हैं कि बेटी पर घर की धन है, क्या बेटा काम कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती है। वो 7 साल की उम्र में मैं वो ज़िंदगी, उस समय मेरा पूरा दुनिया दिखा कि आज जो बेटा काम नहीं किए वो काम मैं अपने माँ बाप को करके दिखाऊंगी। एक जिद पकड़ ली मैं, अपने बाप को यही बोली कि गरीब होता है ना, मैं एक दिन ऐसे गरीब के लिए ज़िंदगी जीऊंगी। अपने मन में बोली, मुट्ठी बांध ली कि आज के बाद जीना है तो समाज के लिए, और मरना भी है मेरे को तो समाज के लिए। ये मेरा परिवार, ये मैं कुछ नहीं हूँ। फिर आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना? हाँ, शादी उसके बाद डबल कंडक्टर 2 रुपये 5 रुपये से मिला के एक ड्रेस तो ले दिए, पुस्तक काफ़ी लिए और पढ़ने के लिए मेरे को भेजे। लेकिन परिस्थिति इतना था कि पढ़ाई भी मैं करती थी, स्कूल जाती थी 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद भी घर का काम करना पड़ता था, जंगल जाना पड़ता था लकड़ी लाने के लिए। तो बड़ा मुश्किल से मैं 5वीं तक ही पढ़ पाई हूँ। और मेरा शादी 10 साल में कर दिए, सिर्फ गरीबी के कारण 10 साल में शादी हो गया। पुराना वाला साड़ी को मेरे को पहना के भेज दिए कि मेरी बेटी जाएगी तो 2 वक्त की रोटी खाएगी। जब अच्छा, शादी इसलिए की गई कि कम से कम आपको 2 वक्त का खाना 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी माँ शादी कर दी 10 साल में। और जब आई यहाँ तो मेरे पति गाय बकरी चराते थे, दूसरे यहाँ का मजदूरी करते थे। और उस जगह में जब मैं गई तो एक छोटा सा झोपड़ी था, मिट्टी का बर्तन वहाँ था, और उस झोपड़ी में पूरा प्लास्टिक ऊपर नीचे में और बांस के से दरवाज़ा बना था। जैसे मैं उस घर के अंदर घुसी तो एक चावल का दाना नहीं था। जहाँ वो उस मैके में बचपना बिताई, वो चीज़ मेरा पूरा ससुराल में भी आ गया। हम लोग गाय चराते थे मेरे पति ना, तो 1 साल में 2 किलो धान मिलता था। 1 साल में 2 किलो? 1 साल में एक गाय का 2 किलो धान मिलता था, तो कैसे पेट भरते। पति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। मैं अपने पति के साथ 20 साल तक गाय बकरी चराई। ऐसे ही मतलब ऐसे ही मेरा झोपड़ी में मेरा घर, मिट्टी का बर्तन करते करते 20 साल के बीच में मेरे बेटी बेटा जन्म ले लिए। जैसे 1.5 साल का मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, मैं गाय बकरी चरा कर आती थी तो घर के सामने बाजू में बैठे रहते थे, क्योंकि उनको भी 1-1 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। 1.5 साल का था, वो रो नहीं पा रहा था भूख के कारण। मैं हड्डी की ढांचा थी। जिंदगी में कहते हैं ना, सबका माँ बाप है, गरीब का कोई नहीं होता। गरीब को खुद ताकतवर बनना पड़ता है, अपना खुद हिम्मत दिखाना पड़ता है। मैं उस समय नहीं सोची थी कि आज इतना बड़ा संगठन कंपनी बनेगा। मेरा यही सोच था कि एक माँ कितनी लाचार होती है, चाह के भी इस दुनिया के सामने में अपने बच्चों को मरते हुए देख रही है, भूखे मरते हुए देख रही है, बीमार पड़ी है। ये दुनिया है, सब देख रहे हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों ने आपको एक नया जन्म भी दिया। मैं गैया चरा के आती थी ना, तो 6 बजे उन लोग खड़े नहीं हो पाते थे, तो मैं अपने बच्चे को लेके पूरे गांव में निकलती थी, गली में चावल के लिए। भूख के मारे खड़े नहीं हो पाते? भूख के मारे खड़े नहीं हो पाते थे। माँ नहीं बोल पाते थी। मेरा बच्चा 1.5 साल का था, तो मैं एक मिट्टी का कटोरा लेके बच्चे लोग को लेके मैं गाँव में गली में घूमती थी। हंसी करते थे, मजाक करते थे, गाली देते थे। शायद इसीलिए आज मैं ताली का भी हकदार बनी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। गली में 10 बजे 11 बजे जिस गली में जाऊँ वहाँ
दरवाज़ा बंद होना, गाली देना, है मेरा पूरा रोज वैसी क्रिया बना हुआ था। चावल नहीं है, एक गिलास चावल उधारी में नहीं देते थे। मैं बोलती थी चावल का नहीं है तो कम से कम चावल के माड़ को दो, फेंको मत, मेरे बच्चे लोग पी के रह जाएंगे। लेकिन उसको भी गाय के दाने में डाल देते थे, लेकिन किसी को देना संभव नहीं था। सबको मज़ा आता था कि हम लोग को परेशानी में देख के। ये ऐसे भी हुआ कई बार कि एक मिर्ची के लिए हम लोग पति पत्नी झगड़ा भी होते थे, एक जीभ में लगाने के लिए कि इनका स्वाद नमक और कैसा मिर्च होता के। है? तो ये सब चीज़ मैं देखी हूँ, गली गली घूमी हूँ। आखिरी अंत में मैं अपने बच्चे लोग को अपने गांव से, सुकुल ध्यान से 3 किलोमीटर बांकल स्टेशन पड़ता है डूंगागढ़ रोड में। तो 3 मई की बात है, मैं इसको मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे बच्चे लोग को मैं देख नहीं पा रही थी भूख के कारण। मेरे को लगा कि अब मैं अपने बच्चे को खुद ट्रेन में डालूंगी और मैं खुद मर जाऊंगी। उस दिन 2:30 बजे के समय था, 3 तारीख था मई में, और निकल गई। जैसे ट्रेन की आवाज़ आए, मेरे बच्ची दोनों बेटी, एक 5 साल की थी, एक 7.5 साल की थी। तो दोनों बेटी मेरे पैर पकड़ के चिल्ला कर रोने लगे कि माँ हमको नहीं मरना है, जीना है माँ, हमको मत मारो, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मिलेगा। आज मैं जी रही हूँ, मेरा नया जन्म हुआ मेरी बेटियों के कारण है। उस समय मेरे को लगा कि आज मैं कितनी मजबूर हूँ, अपने बच्चे लोग को मार रही हूँ, आत्महत्या कर रही हूँ, डाल दूंगी ट्रेन में और मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे जैसे दुनिया में कई ऐसे गरीब माँ बाप होंगे, रोड में पड़े रहेंगे, शायद उन लोग भी ऐसे आत्महत्या करते जाएंगे, कितना गरीब लोग मरते जाएंगे। उस समय मैं अपने बच्चे लोग को गले में लगा ली और उस दिन कसम खा ली, तो आज के बाद मैं कभी अपने लिए ज़िंदगी जीऊंगी नहीं। अब जीना है तो बस गरीबों के लिए, उन लोग के आत्मसम्मान के लिए मैं अपना जीना, और मर भी जाऊं तो इस शरीर को मैं देह दान कर दूंगी। यही सोच के मैं बच्चे लोग को गले लगाई और अपने घर में आ गई। 11 महिलाओं को जोड़ी, 2 मुट्ठी चावल, 2 रुपया पैसा। उस समय मेरे को आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप धारण करके ही महिषासुर दानव का वध किया गया। तो क्या मैं भी 9 महिलाओं को लेके, क्यों मैं भी जो गरीब है, जो समाज में अन्याय करे, उसके साथ हम सब मिल के काम कर सकते हैं। ये अंतर आत्मा मेरा जागा। और उस दिन सोच ली कि अब कुछ भी हो जाए, समाज कितना भी गाली दे या मेरे पति गाली दे, कोई भी गाली दे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को जीना है तो महिलाओं के लिए, मर भी जाऊं तो उनके लिए। लेकिन इसमें आपको सभी का विरोध भी बहुत करना पड़ा, आपके घर में भी, समाज में भी, बहुत गांव में भी बहुत ज़्यादा हुआ। 2 रुपये मुट्ठी, 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपये पैसे शुरू की 11 महिलाओं को। मेरा 3 कारण था। पहले जो गरीब माँ है, बच्चे को खिला नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को 3 किलो चावल महीने में इकट्ठा करते थे। तो उस चावल को हम, जिनके यहाँ खाना नहीं है, चावल नहीं, उसको देते थे। ये नहीं था कि आज लाखों महिलाएं जुड़े हैं, ये मेरे कोई पता नहीं था। और दूसरा था मेरा कि महिलाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन हम माँ बन के उनको पढ़ा सकते हैं। तीसरा था कि हम समाज में एक बेटियां हैं, एक कांटों भरे जिंदगी जीती है। घर से लेके गांव समाज में कहीं ना कहीं हमको डर लगता है, डर कि ये कोई यहाँ कोई छेड़खानी ना हो जाए, यहाँ कोई कुछ ना बोल दे, वो डरती है। 7 बजने के बाद में बेटियां डरती हैं। तो मेरे ये लगा कि हम संगठन में रह के ऐसे काम करें, क्योंकि पैसा का ताकत और संगठन का ताकत बहुत बड़ी महाताकत बनेगा। और उस दिन से शुरू की। पति भी बहुत मारे पीटे, 15 दिन तक घर में नहीं घुसने दिए, गीला कपड़ा पहन के रहना पड़ता था, बोरिंग का पानी बाहर में पीना पड़ता था। गांव वाले भी गांव में पानी मत भरो, सामान मत दो, इनसे बात मत करो। 3 साल तक बहुत पीड़ित थी। बाहर जगह से पानी लाना, बाहर जगह से सामान खरीदना, कोई बात नहीं करते थे। तो हम 11 महिला एक साथ रोते थे, 11 महिला एक साथ हंसते थे। जो भी काम है हम 11 महिलाएं करते थे, लेकिन संगठन को हम तोड़े नहीं। तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी उस वक्त, जब इतना हर तरफ से प्रहार हो रहा था? लेकिन जैसे 11 महिलाएं जो भी आप ही की तरह थी, जो एक साथ जुट होकर ये काम कर रही थी, तो वो उस वक्त हिम्मत कहाँ से आती थी? जब भी हिम्मत टूटती तो होगी, कभी ना कभी तो टूटती होगी हिम्मत। नहीं टूटती थी, मेरा हिम्मत टूटती थी, लेकिन मैं सबसे पहले, मेरा पुराना याद आता था कि मान लो मैं टूटती हूँ, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी, फिर आत्महत्या कर लूंगी।
ये दुनिया ताना देंगे, गाली दे रहे हैं, पति मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या कोई भी, लेकिन मेरे जैसे सभी लोग ऐसे ही मरते जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी को त्याग करना ही पड़ेगा। जब तक हम त्याग संघर्ष नहीं करेंगे तो मंजिल कहाँ से मिलेगा। आदमी, जो इंसान गाली खाने का ताकत रखता है वही ताली का भी हकदार बनता है। इसलिए गाली खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा आत्म बल बढ़ता है। ये मेरा है, मैं अपना आत्मा बल बढ़ाती हूँ। जितना मेरे बारे में जो बोलेंगे उससे मेरे को ना वो उनको मेरे और शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इसलिए इन लोग बोल रहे हैं, मेरे को और अच्छा करना है। तो ये होता है। और उसके बाद मैं साइकिल चलाने सीखी। पैदल जाती थी, पैर में फोड़ आ जाता था। 6-7 पत्ते को ऐसे करके लपेट के पैर में बांधती थी, क्योंकि लगभग 10 से 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो पैर में चप्पल नहीं होने के कारण फोड़ा पड़ा रहता था, तो चलने में मेरे बहुत तकलीफ होता था। तो पत्ते लोग को मैं पहनती थी। मैं उस दिन 500 महिलाओं के एक संगठन रखी थी, रक्तदान कर रही थी। मैं दिखाना चाह रही थी अपने गांव वाले को कि पुरुष महिला कर सकते हैं, पुरुष ही कर सकते हो, ऐसे नहीं है, हम कर सकते हैं। तो मेरा मेन शब्द था पढ़ाई, भलाई, सफाई। हाँ, ये आपका एक टैगलाइन थी। मेरा मेन शुरू से वही था, क्योंकि वहाँ मैं अपने गांव में सफाई शुरू कर दी। वहाँ पानी नहीं था, 3 किलोमीटर दूर दूर जाना पड़ता था साइकिल में। तो सोक पीट बनाना शुरू कर दी, वृक्षारोपण लगाना शुरू कर दी। अभी तक मैं लगातार हर महीने साल में 2 महीने मेरा वृक्षारोपण और जल संरक्षण नीर और नारी के नाम से मेरा चलता है, कि गांव गांव में सोक पीट बना के जो पानी अंदर जा रहा है उसको हम लोग रोकते हैं। तो ये काम करते हैं। तो ये सब शुरू किए। उसके बाद ये शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे आपको पता चला? आप तो एक भूख और गरीबी पर थी, लेकिन आपको ये जैसे सफाई है और पानी का संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है, ये सब कैसे आपको आता गया और आप कैसे करती चली गई? इसके लिए मैं जब यूनियन बैंक में हम 100 रुपये में खाता खोले, वहाँ सिंगर सर जी थे और डोक सर थे। तो गांव के अत्याचार के कारण उन लोग जान रहे थे कि ये इतना अच्छा काम करने वाली है। मालूम है, क्योंकि करने वाले 95% तो कोई नहीं करेंगे, करेंगे 5%। नाम चलेगा, अच्छे इंसान 5% ही काम करके दिखाते हैं, 95 चिल्लाने वाले होते हैं। अब मेरे को पता है कि 95 चिल्लाएंगे और हम 5% ही कुछ करके दिखाएंगे। गांव में जो परेशानी है वो मेरे दिखता था, क्योंकि मैं वो गांव में गाय चराती थी, दूध दूहती थी, दाना देती थी, घर घर में चावल मंगने टोकनी लेके जाती थी, गोबर उठाती थी, गांव का पूरा गोबर उठाती थी। मेरे को पता था कि कितना तकलीफ है। मैं यही सोची कि मान लो मैं झगड़ा करती हूँ इन लोग से, मेरे को इन लोग कर रहे हैं कि ये बेटी है तू जा मत, तो बहू होके जा रही, इनको गांव से बाहर निकालो, ये बहू बनने के लायक नहीं है गांव की। कई बार ऐसे हुआ कि हमको पंचायत के सामने में हम लोग को बैठाल देते थे, गांव वाले पुरुष के सामने में बीच में हमको बैठालते थे। कई बार ऐसे भी हुआ कि रेडियो भी लगा के हम लोग के बारे में करते थे कि इनको गांव से निकालो। ऐसे भी हुआ कि हमको कलेक्टर के पास भी पहुंचा दिए गांव वाले कि ये गांव 11 महिलाएं दादागिरी करती है, ये लोग ऐसे करती हैं, ये पुरुष का काम है, फेटा हम लोग पुरुष लगा सकते हैं, महिला नहीं लगाते। तो ऐसे बहुत शुरू हुआ। उससे हम लोग बहुत सारा सीखने को मिला कि जब काम करो तो बहुत सारा आदमी चिल्लाने वाले होते हैं, करने वाले कुछ नहीं है। तो मेरे को लगा कि जो परेशानी है उसको हम पहले करें। पहले परेशानी था कि बच्चे लोग का स्कूल में साफ सफाई नहीं रहते थे, तो मैं स्कूल में साफ सफाई के साथ में माचिस की तीली से चावल इकट्ठा कर करके एक बाल भोज शुरू की। अच्छा, बहुत पुरानी बात है जिसको बहुत लोग जानते नहीं है। बाल भोज जो कुपोषण है उसके लिए, गांव में जो बच्चे हैं उन लोग को सब चीज मिलता नहीं, दूध दही मही कहीं नहीं मिलता। तो हम लोग उस 2 रुपए पैसे से पहले बाल भोज शुरू किए। गांव में बच्चे लोग को एक पेन, काफी और पेंसिल ऐसे देते थे। तो ये पैसा कहाँ से इकट्ठा होता वो था? हम लोग सब्जी लेने जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया, उसमें सिर्फ हम 2 रुपया भी बचा के महीने में 2 रुपया बचाते थे। अच्छा, तो वो बचत करते थे? बचत 2 रुपये बचत, वो 2 रुपये भी बहुत ये होता था हमारे लिए। लेकिन वो 2 रुपये बचत, 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपये बचत से ही हम लोग ये पहले गांव की सोशल वर्क में काम शुरू किए कि बच्चे को पढ़ाई करवाना है, बच्चे को बाल भोज कराना है, गांव की साफ सफाई कराना है। और भी बाकी काम तो हम स्वयं कर लेते हैं, मट्टी फेंकना, गड्ढा खनना, पेड़ लगाना,
और शोक पीठ तैयार करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, रक्तदान। हम खुद रक्तदान किए हैं, 12 बाटल रक्तदान किए हैं हम लोग। तो अभी कितनी आपकी जो महिला स्व सहायता समूह आपका जो चल रहा है, अब ये जो आपने 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से शुरू किया, आज वो किस जगह पर पहुंच गई है? अभी मेरे पास राजनांदगांव जिले में ही बता रही हूँ 14,000 महिला स्व सहायता समूह है और पैसा आज 40 करोड़ बचत राशि है। ओहो 40 करोड़ है और उस 40 करोड़ में महिलाएं 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी है। अब मैं आंख बंद करके कहीं भी जाऊं, उन लोग सबके सब लोग चले जाएंगे, नहीं देखेंगे दीदी कहाँ जा रही है। क्योंकि मन में ढीली इच्छा शक्ति, लगन और खुद के प्रति विश्वास, जिंदगी में खुद में रहना चाहिए तो आदमी वाले उनको विश्वास करते हैं। तो 2000 से मैं ये काम जब शुरू की तो दिक्कत बहुत आया, बहुत समय 2-3 घंटा में पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त शिक्षा के लिए, बेटियों के शिक्षा में हम लोग ध्यान दिए, महामारी में शिक्षा के लिए दिए और स्वास्थ्य में टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव से लेके उनको हर टीका लगवाने का पूरा जानकारी गांव में। बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे को पेट में लोहा, हंसिया बोलते हैं उसको, आंकते थे पेट में कि इनको डाबा पकड़ा है, उसको रुकवाए। गाँव में जो 0 बच्चे है ना, उसको तुरंत उसका पेट को गरम गरम लोहे से जलाते थे गांव में। कुरीति थी हाँ, ये कुरीति थी। हाँ, ऐसे बाल विवाह, नशा मुक्ति के लिए काम करना, मतलब पूरी तरीके से आपने काम हर तरीके से कोई नहीं बचा। एक वाक्य आपका हमने सुना था, आपने कहीं कहा था कि आतंकवाद सिर्फ देश में नहीं है, हमारे घर में भी है। क्या आतंकवाद है और इसके लिए आपने क्या काम किया? ये तो बहुत बड़ा आतंकवाद है, वो है हमारा नशा। नशा गलत, पीने वाला गलत नहीं है, शराब हो चाहे कोई भी नशा हो गलत है। नशा ऐसे करो जो जिंदगी में न छूटे, वो नशा है मानव सेवा, समाज सेवा। किसी को पैसा कमाने का नशा रहता है, किसी को गाना गाने में नशा है, कई प्रकार का नशा होता है, पढ़ाई में या कुछ में। लेकिन मेरा नशा एक मानव सेवा, समाज सेवा में, और ये एक ऐसे नशा है जो पूरे समाज को पूरा खत्म कर देती है, परिवार को खत्म कर देती है। शराब का नशा। हाँ, शराब का नशा। हमारे छत्तीसगढ़ में महुए का शराब बनता है, घर घर हाड़ी चढ़ता है। ये महिला न बेटी पढ़ पाती है, ना स्कूल जा पाती है, ना घर में माँ सही रहती है, मार पीट करना, ये सब चलता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये नशा में काम करना। कई बच्चियां आती थी मेरे पास कि ऐसे भी होता है कि बेटियों के साथ कुकर्म हो रहा है, बलात्कार, बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, गांव में सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग भी इसमें शामिल की हूँ। लगभग अभी 20,000 बेटियों को आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग दी हूँ, उन लोग दूसरे जिले में बढ़ा रहे हैं। वैसे ही नशा के लिए हाड़ी चढ़ता था, उसके लिए मैं गुलाबी फौज तैयार की हूँ। अच्छा, गुलाबी गैंग। हाँ, गुलाबी गैंग। वो सीटी बजाती है, लकड़ी पकड़ती है, उसमें 10 से लेके 100 महिलाएं रहती है। वो ना किसी से डरती है ना कोई, क्योंकि जिंदगी में एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संगठन में बहुत बड़ा ताकत है। मेरी महिलाओं के पास इतना ताकत है कि वो 50 और 100 महिलाएं एक साथ मिलके जितना भी गांव में दबंगी गिरी कोई भी करे, कोई आके शराब पी रहा है, वो अपना खा रहा है, खजानी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मारपीट कर रहा है, एक सिटी भी बच जाए तो उनका धोती कपड़ा छोड़ छाड़ के भगेगा वो। अच्छा, मतलब वो डर इतना उनके लोगों में आ गया, इतना डर है कि वो सिटी बजे कि उनका पीने का जो नशा है ना, वो आधा से ज्यादा खत्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम है। और कई बार ऐसे हुआ कि ट्रकों माल को उन लोग आग लगा देती हैं महिलाएं। जो कच्चा शराब बनता है उसमें आग लगाती हैं, पेड़ के ऊपर में चढ़े रहती हैं महिलाएं, चढ़ के देखती हैं कि हमारे गांव में कोई बाहर के लोग आके कोई शराब तो नहीं ला रहे हैं या कोई घर में नहीं बना रहे हैं। पूरे गांव में पटेल सरपंच का सपोर्ट रहता है और सब कुछ को 1 बार 2 बार मनाएंगे, नहीं मानते तो सीधा उन लोग को अंदर करवा देते, चाहे वो पति क्यों ना हो। अच्छा, पति हो चाहे ससुर हो, किसी को नहीं छोड़ती। वहाँ कोई आदि शक्ति काली के रूप में है उन लोग। समाज में जो बुराई है उसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को काली रणचंडी बनना ही पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि राम कृष्ण को जन्म देने वाली माँ है, माँ से बड़े राम कृष्ण भी नहीं है। क्योंकि माँ के ही कारण आज ये दुनिया है। भारत माता क्यों कहते हैं? भारत माता है तब हम हैं, छत्तीसगढ़ महतारी है तब हम बैठे हैं। इसलिए हमारी माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। तो माँ क्यों हम डर डर की जिंदगी जिए, डर को हथियार बना ले, समाज की अज्ञानता को तलवार बनाए और निकल जाए लड़ने के लिए। तो ये काम मैं शुरू की और
आज मेरे पास 25 गांव में डेयरी का काम चल रहा है। 70 से 80 किलो दूध एक एक महिलाएं के घर हो रहा है। तो उनके पति, उनके परिवार और उनके महिला समूह अभी 3 नेशनल अवार्ड लेके भी आ चुकी हैं। और ऐसे ही जैसे पुराना चूड़ी है उनका 200, 400, 500 में चूड़ी उसमें कसीदाकारी करके बेचती हैं। बहुत सारा काम, मतलब आपने आत्मनिर्भर जो महिलाओं को है वो बहुत पूरी तरीके से बना दिया है जी। और इतनी सारी महिलाएं और सब, आप क्या आगे का क्या आपका प्लान्स हैं कि आगे आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो 22 साल से मैं राजनांदगांव जिले में ही जो 2-2.5 लाख महिलाएं हैं जो उसी को लेके काम कर रही थी। अभी मैं केबीसी गई थी। केबीसी में आने के बाद में वहाँ से कहीं बड़े बड़े कंपनी वाले लोग मेरे को बोले कि आपका कंपनी में हम आपको साथ जोड़ेंगे जिसमें आपको करोड़ों का फायदा आपको मिलेगा। आपको कोई एड के लिए वो के लिए। मैं बोली अरे ये फोटो इतना अच्छा है तो मैं अपना ट्रस्ट बना लूँ, कंपनी बना लूँ। तो ये मेरे फोटो के साथ में मेरे नाम के साथ में मोर बाजार सबको रोजगार जोड़ी हूँ। मोर बाजार सबको रोजगार। अब ये बहुत जरूरी है। आज 2 अक्टूबर के दिन बताना चाह रही हूँ कि महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले गांव से शुरुआत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा चीज है जिसे हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं। हर घर घर में रोजगार मिल सकता है। वो है हमारा आयुर्वेद, हर्बल। हमारा हर्बल कच्चा माल बाहर जाता है, बाहर के लोग पैकिंग करते हैं, ला के फिर छत्तीसगढ़ को देंगे। तो गरीब होगा छत्तीसगढ़, नहीं तो क्या। हर एक घर में कुटनी है, पिसनी है, सब कुछ है। हमारे पास कच्चा माल है। कोई महिलाएं लाती हैं, कोई महिलाएं कुटती हैं, कोई महिला पीसती हैं और पैकिंग करती हैं, बेचने वाली वो। तो ऐसे विकलांग जिन लोग चल फिर नहीं सकते हैं तो उन लोग घर में बैठे बैठे कूटना पिटना। तो हर्बल का पूरा सामान हम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा हल्दी धनिया गांव वाली ब्रांड के नाम से। अच्छा। हल्दी धनिया मिर्ची अचार बड़ी पापड़ जो भी महिलाएं घर में बना सकती। हाँ। तीसरा चीज है धान, जिसको हमारी सरकार अभी 2500 रुपये कुंटल, अभी शायद और बढ़ गया है, 2500 रुपये कुंटल का है। अभी उस धान से हम लोग बेच बनाने का काम शुरू करे हैं। जो धान से क्या बनाने का? बेच, यानी कि जो 15 अगस्त 26 जनवरी में बेच। अच्छा, बैच जो बनते हैं। हाँ, धान से बेच तैयार करना। आप जो गहना पहने हो वैसे बहुत सुंदर सुंदर गहना। अच्छा। वो 2500 रुपया से ज्यादा 1 किलो धान में आप कमा सकते हो। तो कोई बड़ी कंपनी ने आपको अप्रोच किया? अभी जब जिस तरीके से आप काम कर रही हैं इस तरह के काम तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा बड़ा कंपनी मेरी गाँव की महिलाएं हैं, मेरा किसान भाई लोग हैं। मैं बड़े कंपनी के साथ न जुड़ के उन लोग को मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगी, तभी हमारा देश, हमारा आत्मनिर्भर देश बनेगा। तो विचार बहुत बड़ा है, पैसा कम है, लेकिन दिमाग, लेकिन हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा है। तो ये काम होगा। इसमें बहुत सारा कंपनी भी है। अभी आश्रम 50 लाख मिला था केबीसी में, उसी से आश्रम शुरू की हूँ। उसी आश्रम में मछली पालन भी चलता है। और जो कंपनी जो गांव वाली ब्रांड हल्दी धनिया मिर्ची वहाँ महिलाएं पीसती हैं। आश्रम मतलब रहने की जगह? हाँ, रहने, वहाँ आत्मनिर्भर महिलाएं सीखेगी ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर भी है और मेरा आश्रम भी है। वही मशीन भी लगा है और वहीं से पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई होगा विकलांग। और स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है उस पे भी आपने बहुत सारे शौचालय बनवाए हैं। सफाई तो जैसे आपने कहा कि गाँव की सफाई तो आपने शुरू की ही थी, लेकिन आपने शौचालय बनाने में भी रिकॉर्ड कायम किया है कि जिस तरीके से आपने कुछ ही महीनों में तो कैसे ये विचार कैसे आया और कैसे काम शुरू किया? क्योंकि जब संगठन जुड़ता है तो संगठन का ताकत और पैसा भी आता है तो महाताकत आता है, इससे दिमाग खुलता है। मैं 2003 से 55 शौच मुक्त निर्मल ग्राम पहले बनवाई थी। कलेक्टर लोग के माध्यम से, सहयोग से उन लोग गाड़ी वाड़ी भेज देते थे मेरे लिए। तो ये स्वच्छता का मेन यही है कि सरकार भी चाहती है, भारत सरकार चाहती है, राज्य सरकार चाहती है शौच मुक्त राज्य हो, शौच मुक्त भारत हो। और उसके लिए कई पैसा भी, करोड़ों रुपया पैसा भारत सरकार खर्च करती है। लेकिन मैं यही कहती हूँ, शौचालय बनाने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलने से सब कुछ होगा। हम सोच नहीं बदलेंगे तो शौचालय का सही उपयोग नहीं होगा। उनका महत्व हम उनको बता दे तो इतना सरकार को पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सरकार का ही पैसा लगेगा तो ये तो सरकारी है। ये होता है, खुद का भी पैसा लगना बहुत जरूरी है, तभी उसकी अहमियत समझ में आएगी। घर भले झोपड़ी रहे, लेकिन जहाँ आत्मसम्मान की बात है तो शौचालय रहना बहुत जरूरी है।
ऐसे बहुत सारा सम्मान मिला है, लगभग सैकड़ों नेशनल अवार्ड मिल चुका है। जी हाँ, आपको तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट से मिला है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से मिला है, और पद्मश्री भी 2012 में आपको पद्मश्री से भी आप करोड़ों सम्मानित करोड़ हैं। रुपया भी, पैसा भी मिला, सम्मान मिला, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं है, हम्म। क्योंकि जीरो से हीरो बना जाता है। अब मैं जीरो ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हीरो और है, और वो है मेरी 2 लाख से ज्यादा महिलाएं और मेरे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहन, जिनके सहयोग से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। मेरे में क्या औकात थी, मैं तो ना पढ़ना ना लिखना ना कुछ नहीं आया। सभी लोग कहीं ना कहीं मेरा सहयोग करते गए, तभी आज यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, आपका और बड़प्पन इसीलिए है। जो भी सम्मान मिला सबको समर्पित की हूँ। आज भी मेरे पति गाय भैंस चराते हैं, दूध बेचते हैं, उसी से मेरा घर चलता है। और मैं अपने लिए अभी तक अपने लिए एक मात में टिकनी भी नहीं लेना चाहती हूँ। दिल इच्छा है कि जन सेवा से बड़े दुनिया में कोई सेवा नहीं होता। जैसे आपने जिस तरीके से संघर्ष किया और आपने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि आप कई बार डगमगाई, लेकिन आप फिर अपने वापस राह पर आई, तो महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगी जो आज भी, ज़रूरी नहीं है कि वो गरीबी से लड़ रहे हों या भूखमरी से लड़ रहे हों, आज हम जिस समाज में रहते हैं महिलाओं को आज भी बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियाँ हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से कोई भी परेशानी उनके जीवन में आए तो किस तरीके से उसका मुकाबला करना चाहिए और किस तरह का मानसिक संबल रखना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि जिंदगी में सबसे पावरफुल महिला है। महिला अपने आप में जो डर है, समाज का डर, पति का डर, अधिकारी लोग का डर, ये डर को भगाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बोलोगे कि कोई आपको मदद करेगा, मेरा पति मदद करेगा, पैसा मदद करेगा, कोई नहीं करने वाला है। जो आदमी चलने लायक, जो हम एक दिन आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, 2 दिन उठाएंगे, एक दिन 2 दिन उठाएंगे, आप अपने हमारे ताकत से उठोगे, लेकिन दोनों पैर को आप जब तक ताकत नहीं लगाओगे तब तक नहीं चल पाओगे। ये दुनिया है, समाज है, आपको चलना ही पड़ेगा। खुद की ताकत, खुद मतलब की ताकत से किसी का ताकत कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि हम डर गए इसीलिए मर रहे हैं, डर रहे हैं इसलिए हमारे साथ समाज में अत्याचार हो रहा है, डर रहे हैं इसीलिए पति किसी को जला रहा है, चिता जला रहे हैं, किसी को कई प्रकार का परेशानी हो रहा है, चाहे अधिकारी लेवल से हो चाहे गांव लेवल से हो। इसके लिए हम सबको खुद ताकतवर बनना पड़ेगा। आप चुपचाप रहोगे, सहन करोगे, आपसे ज्यादा पाप कोई नहीं कर रहा है, इसलिए आपको पाप करना नहीं है। उस पाप को मुक्ति दिलाना है तो आपको जोर से आवाज उठाइए, क्योंकि जब आप आवाज उठाओगे, चिल्लाओगे ना, तो दुनिया आपके पीछे दौड़ेगा। और आप सहन करते रहोगे ना, तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए आप खुद झांसी की रानी हो, आप दुर्गा भी हो, काली भी हो और रणचंडी भी हो, इसलिए खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा। तो आप अच्छा कर्म करोगे ना, तो आपका सपोर्ट करने वाला सब मिलेगा। अब आप अपने दिमाग में रखोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पति क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है, छोड़ो, आप अपना लक्ष्य में ध्यान दो। बिल्कुल, जिस तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुनकर और समझ करके इतना यकीन तो हो ही गया है कि अगर आत्मविश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। सो धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो।